In 60s, Pakistan was the fastest growing country in Asia. Unfortunately, we lost our way. And now we are back on that path. इस वक्त जो तेल की कीमतों का प्रेशर हमारे पे है, जो कि अगर आप इसको मुकाबला करें आपके इर्द गिर्द वाले मुल्क हैं, काफ़ी सब्सटैंशियल डिफरेंस है। हमने कीमतें कम रखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। मुल्क में जारी बहरान के हल के लिए आज वज़ीर आज़म से उलमा व मशाइख ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात और बातचीत के लिए 12 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। वज़ीर आज़म ने आज फिर नाज़रीन इस अज़्म को दोहराया है कि हुकूमत की रेट हर सूरत बहाल रखी जाएगी। दूसरी तरफ आज हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर भी आई है कि हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया है और हुकूमत ने ओगरा की तरफ से कीमतें बढ़ाने की समरी के बरक्स कीमतें बरकरार रखकर आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की है कि माली साल की पहली सहमाही में टैक्स कलेक्शन में 37% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गुर्बत में कमी की नवीद भी सुनाई है। ये खबरें मुल्क की मईशत की बेहतरी की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन हुकूमती इक़दामात और नोटिस के बावजूद महंगाई में कमी नहीं आ रही है। अगर मईशत बेहतर है तो इसके समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? आज के शो में इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ आज लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा है कि PTI के उम्मीदवार हैं जमशेद इकबाल चीमा, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। ये क्या मामला है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा, मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा, हुकूमत ने पेट्रोल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फ़ैसला किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। इस फ़ैसले को वज़ीर आज़म की रहमदिली से ताबीर किया जाए या फिर ये सऊदी इमदाद का कमाल है और कब तक बैरूनी इमदाद की बुनियाद पर मईशत चलाई जाएगी और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं और आवाम को हमें खुशखबरी भी सुनानी चाहिए। सबसे पहले जो आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने इकोनॉमिक ग्रोथ जो बताई है वो 5% बताई है। इस वक्त जो हमारे KSC 100 इंडेक्स है उन्होंने रिकॉर्ड सेल्स किए। जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, जो आज वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन आई है उसके लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत सतह गुर्बत जो है वो 4.8 होती थी, आज वो 4.1 है और अगले साल ये 4% तक हो जाएगी, जबकि इंडिया के अंदर ये 22% है। उसके अलावा जो अच्छी खबरें हैं, LSM आपका 12.74% पर ग्रो कर रहा है, ऑटो सेक्टर आपका 55.3% पर ग्रो कर रहा है। पहले जो फर्स्ट हमारी सहमाही आई है उसके अंदर 12.5% हमारी जो तरसीलाते ज़र हैं उनमें इजाफा हुआ है। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो $8.8 बिलियन की हो गई है, दैट इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। इसी तरह से जो हमें बार बार सुनाया जाता था कि जी हमारे कहाँ हैं वो हमारे घर, तो घरों के लिए जो कर्जा है ये भी अप्रूव्ड हो गया और आज तक हमें जो उसके लिए एप्लीकेशंस आई हैं 200 अरब की हमें एप्लीकेशंस आई हैं, जिनमें से तकरीबन कोई इस स्कीम के तहत 20 अरब के कर्जे का भी इजरा हो चुका है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर सारी अच्छी ही खबरें आ रही हैं। जब पूरी दुनिया की ग्रोथ कम हो रही है तो पाकिस्तान की एक अच्छी ग्रोथ की, पाकिस्तान के एक अच्छे एग्रीकल्चर की, पाकिस्तान के एक अच्छे टेक्सटाइल सेक्टर, IT सेक्टर की, सबको। लेकिन आलिया साहिबा, इसके साथ साथ आप अच्छी खबरें तो दे रही हैं, ये भी बताएं कि करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ गया है, तिजारती खसारा भी बढ़ गया, ये तो अच्छी खबरें नहीं है ना? मैं बड़ी अच्छी बात आपने की है, तो मैं आपको उसका भी बता दूं कि इस महीने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 24% कम हुआ है। 2018 ले लें, 2019 ले लें, उन दोनों के अंदर अब ये इस क्वार्टर की मैं बात कर रही हूँ, इस क्वार्टर के अंदर जो खसारा था और अब जो 2021 के अंदर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उन दोनों सालों से कम है। और सबसे अच्छी खबर मैं ये इसीलिए बताना चाहती हूँ कि हम जो इंपोर्ट करते थे मोबाइल, इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंपोर्ट से बढ़ गई है। हमारा जो ऑटो सेक्टर है, बात सिर्फ वही आती है अवाम के समझने के लिए कि जब हम बात कर रहे होते हैं, आज हम टेक्सटाइल के लिए मशीनरी इंपोर्ट करें, दैट मींस टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग रही है। आज हम ऑटो सेक्टर्स के लिए असेंबल करने के लिए गाड़ियां हम इंपोर्ट करें, उनके पार्ट्स, दैट मींस कि हम यहां पर जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्री क्रिएशन कर रहे हैं। इसी तरह से जो आपके सेक्टर्स हैं, यानी अगर जब हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम वैक्सीन भी इंपोर्ट करें जो इंशाअल्लाह ताला 7 करोड़ लोगों को, पाकिस्तानियों को मुफ्त लग रही है। हम एक छोटी से छोटी, जिसे कहें गंदम, चीनी, सब कुछ इंपोर्ट करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आवाम की जो जान है वो इस इंपोर्ट से अगले साल तक इसलिए छूट जाएगी क्योंकि वीट हमारी बम्पर क्रॉप आ रही है, गन्ना हम 150, हमारे जो गन्ने से चीनी इस दफा बनेगी वो 150 साल के लिए हमारे लोगों के लिए पूरी हो जाएगी। सारी चीजें बहुत अच्छी हैं आप जो गिनवा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज भी इदारा बराए शुमारियात की रिपोर्ट आपकी नजर से भी गुजरी होगी, 1.23% महंगाई में इजाफा हुआ है। ये जो सारी अच्छी अच्छी बातें आप गिनवा रही हैं आलिया साहिबा, इसका इम्पैक्ट नीचे तक क्यों नहीं जा रहा? महंगाई क्यों कम नहीं हो रही हमारे मुल्क से? मैं यही तो एक बात करती हूँ। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसका अगले ही दिन द न्यूज ने रिबटल दे दिया, जंग अखबार ने रिबटल दे दिया। उनकी हेडलाइन कुछ और थी, हेडलाइन का कंटेंट कुछ और था। हेडलाइन उन्होंने कहा 70 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, और बाद में ये पता चला कि ये तो पिछले 10 साल महंगाई का भी रिकॉर्ड। हम उस हेडलाइन को उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम तो इदारा बराए शुमारियात की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आलिया। मैं इदारा बराए शुमारियात के, देखें अब मैं आपको सारी रिपोर्ट्स बता रही हूँ। सारी रिपोर्ट्स ये हैं, जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है तो वो ये कह रहे हैं कि खत्ते गुर्बत से जो लोग नीचे थे वो पाकिस्तान में 4.4 से कम हो रहे हैं, 5.3 से कम होके 4.4 हो रहे हैं। हम अगर अपना इंडेक्स देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर होने में, ये बड़े बड़े इदारों की रिपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जब वो देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 2% अच्छा हुआ है उसके कंपैरिजन में भारत, क्योंकि इंडिया कि सब हमें एग्जाम्पल देते हैं, ऑपोजिशन को ज्यादा थोड़ी सी मोहब्बत है उनसे, उधर -16 है। अभी जो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक की जो ताजा रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया के अंदर गुर्बत के अंदर 22.5% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर वही चीज कम हो रही है। यही मैं बात करती हूँ कि यहाँ आके जब ऑपोजिशन इतने बड़े बड़े क्लेम्स करती है तो प्लीज सब्सटेंसिव रिपोर्ट। लेकिन आलिया, आप जिन चीजों का, जिन अचीवमेंट्स का, जिन रिपोर्ट्स का जिक्र कर रही हैं वो एक तरफ है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इस मुल्क में आम आदमी महंगाई की वजह से जो एक मिडिल क्लास तबका है वो सबसे ज्यादा पिस रहा है। आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपकी रिपोर्ट्स क्या अशारिया बता रही हैं। उसको तो ये है कि भाई आटा सस्ता मिल जाए, घी सस्ता मिल जाए, चीनी सस्ती मिल जाए, बुनियादी अशिया ज़रूरिया उसको कम कीमत पर मिले। उसकी जिंदगी में क्यों तब्दीली नहीं आ रही, यही हमारा सवाल है। हमारी देखे बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तानी अवाम बहुत समझदार है। पाकिस्तानी अवाम इस सारी बात को समझती है कि इस वक्त अगर उन्हें इस महंगाई का, जो आलमी महंगाई है, जो एक ग्लोबल इशू है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक कोविड इशू था, कोविड इशू के बाद सबको पता है टर्की की हालत देख ले, फ्रांस की हालत देख ले, यूएस की हालत देख ले, यूके की हालत देख ले, यानी सुपर पावर्स उस इंटरनेशनल इन्फ्लेशन का मुकाबला नहीं कर पा रही है। उन्हें भी पता है कि हुकूमत पाकिस्तान हो जाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हो जाए, वो अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप लोग पूरी एफर्ट कर रही हैं, आप लोग ये चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो, आम आदमी आलमी मंडी के अंदर हिना की तरफ जाने में अंदर इस वक्त अगर आप ये देखें जी बस लास्ट कमेंट करके आप हिना की तरफ जाएं। आलमी मंडी के अंदर इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं और जो PMLN के दौर के अंदर जो टैक्सेस थे वो 22.5 थे, इस वक्त जो हम टैक्सेस ले रहे हैं वो 14 है, यानी हम, लेकिन उस दौर में डॉलर की कीमत भी तो कम थी, आप वो इतना हैवी टैक्स लेते थे लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल की कीमत आवाम की जेब पर भारी नहीं पड़ती थी। खैर आलिया साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हिना की तरफ जाने में फिर दोबारा आता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। हिना साहिबा, सब कुछ अच्छा है, मईशत भी ज़बरदस्त समत में आगे बढ़ रही है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया आलिया हमजा साहिबा का। आज वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक उग्र की तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का उन्होंने फैसला किया है। क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए कि बिलाखिर आवाम को कुछ तो रिलीफ मिला है?
फवाद, बिल्कुल आलिया की इस बात से मैं अग्री करूंगी कि अवाम बहुत समझदार है, इसीलिए अवाम जो है ना वो सड़कों पे निकल रही है। महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए पीडीएम की अपनी रैलीज़ निकल रही हैं, पीपल्स पार्टी की अपनी रैलीज़ हैं, और भी सब लोग अवाम जो है ना वो सड़कों पे है, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि जितनी आटा चोर, चीनी चोर और माफियाज को ये प्रोटेक्ट करे। अब ये कह रही है कि मैं रिपोर्ट्स को नहीं मानती, लेकिन जो आप भी शेयर करे थे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दोबारा कहा कि महंगाई 1.3% जो है इंक्रीज कर गई है, और 25 ऐसी बेसिक कमोडिटीज़ हैं जिनकी प्राइसेस इंक्रीज की हैं। तो एक बंदा जो 20,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है, उसने अपने घर का राशन लेना है, उसने बच्चों की फीस देनी है, उसने मेडिसिन देनी है, उसने बिजली के बिल देने। ये तो जो हमारे वजीर आज़म हैं वो तो कह देते हैं अच्छा 138 रुपीज़ पर लीटर है पेट्रोल, 11 रुपये की ओगरा ने चलो समझी दी, मैं नहीं 11 रुपये बढ़ा रहा, लेकिन 138 रुपीज़ भी एक नॉर्मल इंसान के लिए, मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बात पे ये कहती हूँ, अभी देखिए पहले ये कहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि महंगाई जो है वो पिछली जमातों की वजह से है जी, पिछली हुकूमतों की वजह से महंगाई है। उसके बाद ये कहना शुरू हो गए कि महंगाई है ही नहीं। परवेज़ खटक साहब, इनके और वजीर कहते थे कि महंगाई है ही नहीं, हमें तो गरीब मिलते ही नहीं है। अब चले आलिया हमजा साहिबा ने ये बात मान ली कि आलमी जो प्राइसेस है उसकी वजह से महंगाई है। बात ये है कि ये इनकॉम्पिटेंट हैं, इनकी रॉन्ग डिसीजंस हैं, इन्होंने आटे में चोरी की है, चीनी में चोरी की है, तो इनकॉम्पिटेंट डिसीजंस, करप्शन की वजह से जो है महंगाई है, और ये बिल्कुल अवाम को किसी भी किस्म का ये बताएं हिना कि क्या गलत फैसला किया है इन्होंने जिसकी वजह से कंट्रोल में नहीं आ रही है, महंगाई को काबू ही नहीं किया जा पा रहा है। देखिए कौन सा फैसला इन्होंने किया, पहले दिन से देख ले। चीनी की प्राइस इन लोगों ने कहा कि हम रेगुलेट करेंगे, अभी भी 90 रुपीज़ पे कई अभी भी प्राइसेस रेगुलेटेड नहीं है। चीनी की इन्होंने एक्सपोर्ट की, जब चीनी जो थी उसकी किल्लत पैदा की और फिर हाई प्राइसेस पे बेची, तो ये इनकॉम्पिटेंसी नहीं थी हुकूमत की। इन्होंने एक्सपोर्ट की, उसको सब्सिडी भी दी और जाली एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट हुई भी नहीं, और फिर वही चीनी इंपोर्ट करके हायर प्राइसेस पे बेची। फिर आटे की प्रोक्योरमेंट का, आटे की प्राइसेस इतनी ज़्यादा होगी, यूटिलिटी स्टोर्स पे इन्होंने सब्सिडी ख़त्म की, फिर कहा हम सब्सिडी देंगे। LNG के इन लोगों ने रॉन्ग डिसीजंस लिए। पेट्रोल की प्राइस ये हमारे टाइम की बात करिए, हमारे टाइम में एटलीस्ट अफोर्डेबल तो था ना, इनके टाइम में 138 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल पहुंच गया है। लोग इनको इतनी, मतलब मैं वही कह रही हूँ, अवाम जो है ना वो इसलिए समझदार होगी है क्योंकि वो अब सड़कों पे निकलना शुरू होगी है। वो कह रही है हमने इनको क्यों वोट दिया, तो ये कोई भी एक डिसीजन इन्होंने जो है वो सही नहीं किया। सही है जी, ठीक है जी, आप ये कह रही हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी एक डिसीजन हुकूमत ने सही नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा लेट हो गए आजिज़ धामरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि सऊदी इमदाद के बाद लग रहा है कि हुकूमत अब आवाम को कुछ रिलीफ दे सकती है, पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है, आप समझते हैं कि हालात कुछ बेहतरी की जानिब जाने का इम्कान है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फहद, पहली बात तो ये है कि सऊदी की इमदाद पहले भी मिली थी और इन्होंने बड़े भंगड़े डाले थे कि हमें जो पेट्रोल है वो फ्री में मिल रहा है, UAE ने आपको इमदाद दी, चाइना ने आपको इमदाद दी, सऊदी ने आपको इमदाद दी, मगर इशू ये है कि महंगाई फिर तो बढ़ती गई। और अभी भी आप जो भीख, मतलब अगर आप उसको इमदाद कहें, इससे पहले ये चावल लेके आए थे सऊदी अरब से ज़कात के, आपको याद होगा कि हम जी इतने बड़े चावल लेके आए हैं जो ज़कात के हमें मिले। अब तो बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है मार्केट में चावल की और बिल्कुल सस्ते दामों पे वो बिकेगा। कौम ने ये समझा कि शायद ज़कात के चावल मिले कि ये फ्री में मिलेंगे कौम को। इशू ये है कि आपको इमदाद तो मिल रही है, उन ममालिक की बड़ी मेहरबानी है कि आपको वो इमदाद देते हैं, क्राइसिस से निकालने के लिए देते हैं, मगर आपकी नाअहली जो है अगर वो दुनिया में किसी मुल्क के पास हो कि किसी को अहल बना दे, तो मैं ये अपील करूंगा कि पहले तो ये जाएं उस मुल्क से, अपनी नाअहली बेचें और उनसे कोई अहली लेके आए, ना का लफ्ज़ हटवा दें, तब ये मामला ठीक होंगे। चलो जी, ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान में जो महंगाई चल रही है वो दुनिया की है, तो फिर इससे इनकी, मैं अभी आ रहा था उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे, इनका क्या कसूर है? मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे, इनका कसूर है कि ये नाअहल हैं, कसूर इनका ये है।
और दूसरी बात, आप महंगाई कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपका, मेरे ख्याल में प्रोग्राम का टाइम भी बड़ा मखसूस होता है कि अगर ये कहते हैं कि दुनिया में महंगाई बढ़ गई तो इसलिए हमारे पास महंगाई आ गई, तो आप बताएं दुनिया के कौन से मुल्क में नाअहली बढ़ गई है कि आपके यहाँ नाअहली बढ़ गई है? और दूसरी बात कि आपने बड़े सख्त तरीन जो हालात हैं, मुल्क जो मखसूस हालात से गुजरा है, इनके वुज़रा का देखें, एक मुंह एक तरफ है, अगले वजीर का बयान एक तरफ आता है, उससे वजीर का बयान एक तरफ। सबसे बड़ा ब्लेंडर जो किया है वो इस हुकूमत ने ये किया है कि फैसल वाडा जो उनकी किचन कैबिनेट है, वो कहते हैं कि इन फैसलों से वजीर आजम को पता ही नहीं पड़ता, वो बेचारे उनको कोई बताता ही नहीं है। जाहिर है जब आपके वुज़रा कहें प्राइम मिनिस्टर पर ये क्वेश्चन मार्क रखें कि उनको कोई पता नहीं पड़ता, तो उनको महंगाई का क्या पता? में बात करें, मैं आपको बताता हूं कि वजीर आजम ने सऊदी अरब में भाई मईशत के बारे में इसको क्या पता? जो शख्स नाअहल हो, जिसके वजीर कह रहे हैं उनको पता नहीं हो, और जो शख्स 5 वजीर खजाना तब्दील कर चुका हो। सर, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब उन्होंने ट्वीट्स भी किए, महंगाई दुनिया में है ना सर, आलमी हालात की वजह से पाकिस्तान इससे मुतासिर हुए बगैर कैसे रह सकता है? तो भाई किसने, कौन से मुल्क ने ये शर्त लगाई है कि आप 5 वजीर खजाना तब्दील कर दें? महंगाई से लड़ना है ना, किसी एक की जिम्मेदारी दे दें। अभी जो लास्ट वजीर खजाना आप लेके आए थे उनको आपने 6 माह के लिए वजीर बना दिया। हमने भी कोई क्रिटिसाइज नहीं की, हमने कोई अपोजिशन ने उस पर गेम नहीं की आपसे, आप खुद उसको मुशीर पे बना दिया आपने, आपकी नाअहली की वजह से कि आप उसको वजीर नहीं बना सकते। अब ये खबरें हैं कि 6 माह का टेन्यूर पूरा हो गया, वो वजीर से मुशीर बन गया, अब आप उसको सेनेटर बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये आपकी नाअहली है, और जब तक आप नाअहल हैं, जब तक आप अपनी नाअहली का इलाज नहीं कराएंगे, आप इन क्राइसिस पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, आजिज़ ज़ामरा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत नाअहल है और नाअहली पर काबू पाना चाहिए। आलिया हमजा साहिबा, फैसला साजी का फुकदान है, अपोजिशन आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती रहती है, और ये बात तो हकीकत है ना कि वज़राए ख़जाना ने तो आपने वज़राए ख़जाना को तो तब्दील किया, लेकिन वज़राए ख़जाना को तब्दील करने के बावजूद भी वो तब्दीली नहीं आ सकी, आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ सकी, महंगाई कम नहीं हो सकी। तो फैसला साजी का फुकदान क्यों है? हमेशा फैसला करते हुए देर क्यों कर देते हैं? वज़ीर आज़म चेंज होना चाहिए ना, तो अब वज़ीर आज़म चेंज होना चाहिए। बार बार वज़ीर चेंज हो रहे हैं, वो कैसे हो सकता है सर? वो तो आप लोगों ने करना है, आप लोग उसको सीरियस नहीं है। एक मिनट, हाँ जी, आप आलिया बोले। फहद, इनसे सिर्फ इतना कहे, सुकून से सुन लें आप। अब बोलेगा, अब इनमें से कोई नहीं बोलेगा। अब बात करते हैं ना, हमने चावल इमदाद में लिए थे, वो तो हर साल सऊदी इमदाद में देते थे, ये निकाल के देख लें। लेकिन पहली दफा जो सही लोग थे, जिनके लिए इमदाद खैरात आती थी, उनको दिया गया, तो इनको पता चल गया। उससे पहले तो वो चावल जो है वो या बिलावल हाउस जाते थे या जाती उमरा जाते थे। फिर इन्होंने कहा ना अहल हैं जी, ये तो बहुत अहल हैं, 5,000 का डेस्क 30,000 में लेते हैं। ये तो इतने अहल हैं कि आज काबीना में वजीर आला को पता क्या बताया गया? 16,31,000 टन गंदुम इनके गोदामों से, यानी 8 अरब की गंदुम इस साल की रिपोर्ट है, काबीना में वजीर आला को बताया गया है। वो चोरी हो गई है। पहले तो चूहे खा जाते थे ना वो बिलावल हाउस के, इस दफा वो चोरी हो गई और ये समा ने रिपोर्ट किया है। और 83 करोड़ की गंदुम जो है वो खराब हो गई है जी, और 83 करोड़ टन की जो गंदुम है, 83 करोड़ रुपीस की जो गंदुम है वो खराब हो गई है। तो ना अहली तो इनकी छोड़ दें, और अभी जो वर्ल्ड बैंक ने जो वहां पर जो माल न्यूट्रिशन से जो औरतें हैं उनके लिए जो एक मछली का प्रोग्राम के लिए 8 अरब दिए थे ना, वो भी ये लोग खा गए। इनकी ना अहली छोड़ दें। अब आ जाए हिना के ऊपर। अब मैं हिना का जरा बता दूं, पाकिस्तानी अवाम बहुत समझदार है, क्योंकि वो ये समझते हैं, वो CNN पढ़ते हैं। CNN इसलिए पढ़ते हैं जिसमें कहा जाता है कि अमेरिकन सेइंग इट्स अ ग्लोबल इशू इन्फ्लेशन एंड यू कांट ब्लेम द प्रेसिडेंट बाइडन। लेकिन हमने यहाँ पर ठेका उठाया कि प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करना है। यहाँ पर कनाडा में 18 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन हो जाती है, खान साहब ने ही कर दी होगी कनाडा में। यहाँ ब्राजील, इंडिया, नाइजीरिया, US सब जगह पर इन्फ्लेशन हो गई है, वो भी शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कर दी होगी। सारी दुनिया के अंदर शुगर 54% बढ़ती है, प्राइम मिनिस्टर साहब 13% बढ़ाते हैं। लेकिन हम ये क्यों आवाम को बताएं? पाम ऑयल सारी दुनिया के अंदर 86% बढ़ रहा है, 37% हम बढ़ा, लेकिन हम ये क्यों दुनिया को बताएं? 112% इस वक्त पूरी दुनिया में एनर्जी बढ़ रही है, हम 21% बढ़ाते हैं। बात सादा सी है, ना अहली ये है कि जो 22 रुपए का टैक्स लेते थे और जिनके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आकर कहते हैं कि हुकूमत कम टैक्स ले रही है, बाद में उनका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। ये इन्हीं के पार्टी के लोग
अच्छा आलिया, ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक पे मुझे जाना है। आप मुझे ये बता दें कि चले हम ये जो फवाद आंसर करने से पहले फिर हम मुझे ना फवाद मुझे आंसर आपकी तरफ आऊंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा, लेकिन पहले आर्गुमेंट कंप्लीट होने दें आलिया का। आलिया का आर्गुमेंट कंप्लीट होने। आलिया, मेरा सवाल आप लेने चले, आपने बैनुल अक़वामी सतह पर आपने बताया कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। चले हम इस बात को मानते भी हैं, चूँकि पेट्रोलियम और घी की कीमतों में जब इजाफा होता है, ये समझ में आता है कि आलमी नरखों में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। मगर आटा, चीनी, सब्जियाँ तो मकामी तौर पर पैदा हो रही हैं ना, ये क्यों पकड़ाई में नहीं आ रही हैं? और इसके साथ साथ आपकी हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि पॉम ऑयल की कीमत में कमी होगी, हुकूमत अपना टैक्स कम करेगी, तो उसकी वजह से फिर घी की कीमतें भी नीचे लेकर आएंगे। ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? मुख्तसर बता दें, मुझे ब्रेक लेना है। फवाद, आप ब्रेक के बाद आ जाएं, क्योंकि मुझे अपनी बात का पूरी तरह से जवाब देना है। आप ब्रेक लेकर मेरे पास आ जाएं, मैं अच्छी तरह से जवाब दे दूं, क्योंकि मुझे पीबीएस डेटा का भी जवाब पहले आपने मुझे सेगमेंट देना है, फिर दोबारा देना है। अभी आपने एक सेकंड क्यों भाई? मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूं। मैं आलिया हमजा साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप भी जवाब दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर ब्रेक के बाद। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हिना, आप ये बताएं कि एक तो आलिया साहिबा के जवाब भी दे दीजिएगा, जो उन्होंने बात आपसे आप चाह रही थी कि उसका जवाब भी दे दें, और फिर एक मेरा भी सवाल है आपसे कि वज़ीर आज़म ने आज रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन से मुताल्लिक ट्वीट भी किया, और आपने वज़ीर आज़म का वो ट्वीट भी देखा होगा जिसमें उन्होंने वर्ल्ड बैंक का हवाला देते हुए लिखा है कि साल 2021 के पॉवर्टी इंडेक्स या सतह गुर्बत पाकिस्तान में बेहतर हुई है। 2020 में ये 5.30% थी और अब 4.8% है, और हुकूमत को उम्मीद है कि गुर्बत की ये सतह मजीद कम होकर 4% आ जाएगी। इसका मतलब तो ये है कि हालात तो ग्रेजुअली बेहतर हो रहे हैं ना। क्रेडिट तो दें आप कम से कम हुकूमत को। देखिए, आलिया ने बात की इंटरनेशनल प्राइसेस। इंटरनेशनल प्राइसेस ज़रूर एक फैक्टर हो सकता है इन्फ्लेशन का, बट इस रियलिटी में इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी और इस हुकूमत की करप्शन, दीज आर द टू मेन फैक्टर्स फॉर इन्फ्लेशन। अब जिस तरह अभी मेरे ऑनरेबल पीपल्स पार्टी के कुलीग ने कहा कि ये जिस तरह मिनिस्टर्स के साथ एक म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, 4 मिनिस्टर्स जो हैं वो फाइनेंस के चेंज हो गए हैं। इसके बाद इनकी डिसीजंस को देख लें। LNG महंगी तरीन बात को कंटिन्यू कीजिएगा, सिर्फ आपकी बात, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, बस सिर्फ मेरी बात सुन लें। आप जो करप्शन आप लोग कहते हैं कि हुकूमत बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस हुकूमत में, तो इन 3 सालों में तो करप्शन नहीं बढ़ी है ना। करप्शन कोई इनकी हुकूमत में थोड़ी आई है, तो बहुत पहले से चल रहा है। आपकी जब हुकूमत थी जब भी करप्शन होती थी। इनके ऊपर क्यों इल्ज़ाम देते हैं आप लोग? देखिए, इस हुकूमत के चीनी चोर, आटा चोर, LNG चोर, रिंग रोड स्कैंडल चोर कि सबसे बड़े इन लोगों ने चोरी के स्कैंडल्स और करप्शन के स्कैंडल्स इस हुकूमत के हैं। इनने अपने सारे माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए नैब का ऑर्डिनेंस पास कराया और अपने वजीरों को NRO देने के लिए। जो करप्शन की मैं बात करती हूँ ना, चीनी की प्राइस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि चीनी पे इनने सब्सिडी दी, चीनी इन्होंने जाली एक्सपोर्ट की और फिर महंगी प्राइस पे इंपोर्ट की, चीनी में करप्शन की। आटे की प्रोक्योरमेंट राइट प्राइस पर नहीं थी, अभी भी आटा इतना महंगा है, उसके ऊपर करप्शन की। अद्वियात पे 400% इनकी प्राइस इंक्रीज, उस पे करप्शन। रिंग रोड स्कैंडल्स के मिनिस्टर्स के नाम आप क्यों नहीं सुनते? फिर आप देख लें LNG क्यों इन्होंने महंगी तरीन प्राइसेस पे ली। तो जब मैं बात करती हूँ ना करप्शन की, तो मेरा मतलब है इनके जो ATMs जो बनी गाला का किचन चलाते थे ना, और उस्मान बुज़दार इस वक्त जिनके लिए स्कीम्स पास करा रहे हैं और गाड़ियां खरीदने की कोशिश कर रहे हैं अपने वज़रा को, जिन लोगों को इन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के थ्रू NRO देने की कोशिश की, उनकी बात। तो ये महंगाई की जो बात है ना, वो मेन रीजन है इनकी इनकॉम्पिटेंसी, इनकी करप्शन, और जरूर थोड़ा फैक्टर होएगा कि आलमी प्राइसेस जरूर अफेक्ट करती है। लेकिन मुझे बताएं,
कि इन्फ्लेशन इस वक्त 14% है। इकोनॉमिस्ट ने क्यों कह दिया अपने सर्वे में, 43 कंट्रीज का उन्होंने जब किया तो इकोनॉमिस्ट ने क्यों कहा कि पाकिस्तान 4th नंबर पे है, इंडिया को उन्होंने 16th नंबर पे कहा। ये बहुत बातें बता रही हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों रोज 4th कंसेक्यूटिव वीक है जिसमें प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। इस वीक भी 1.3% प्राइस इंक्रीज हुई है। 25 आइटम्स जो चले स्टोर पे आम खरीदने वाली आइटम्स उनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई है। अगर बहरान आपको मिलता तो फिर आप लोग भी फिर इसी तरह से हुकूमत चला रहे हैं। कोरोना से पहले जीडीपी वाज 1.9, we left GDP at 5.8. Corona से पहले GDP was 1.9 before Corona started, end of 2019. ठीक है जी। So correct the figures. And दूसरी बात, इन्होंने CM सिंध की नाअहली की बात की, तो एक दफा जरा पंजाब में आके बुज़दार साहब से भी मिल लें, उनको देख लें कि वो कितनी यहाँ नाअहल। अच्छा, CM सिंध की आपने बात की ना, तो मुझे जरा आजिज़ धामरा साहब की तरफ भी जाने दें। आजिज़ ज़ामरा साहब की तरफ जाने दें। आजिज़ ज़ामरा साहब, उस्मान बुज़दार ने अपने वज़राओं के लिए कितनी गाड़ियां ली, अपने कितने ATMs को नवाजा। डेंगू पे वो क्या कहते हैं कि खुद भी अपना इलाज करा लो। चलें, इसका जवाब मैं आलिया से ले लूंगा, लेकिन CM सिंध का आपने जिक्र किया तो आजिज़ ज़ामरा साहब से भी बात करने देना। कंट्रोल था इनके टाइम में, तो डेंगू में कंट्रोल नहीं कर सके ये। चलें जी, ये डेंगू को कंट्रोल नहीं कर सके आपके मुताबिक ये लोग ना है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आजिज़ ज़ामरा साहब, बेहतर है पहले पंजाब को देख लें और चलें जी पंजाब को देख ले, फिर सिंध के बारे में बात करते हैं। चलें जी, अभी जो काबीना का इजलास हुआ था ना आजिज़ ज़ामरा साहब, उसके बाद फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि काबीना में ये बात हुई है कि सिंध में गंदम की कीमतों में इजाफे की वजह सिंध हुकूमत है जो गंदम रिलीज़ ही नहीं कर रही है। ऐसी भी खबरें चली थी कि सिंध में बहुत सी गंदम ख़राब भी हो चुकी है। जिस तरह आलिया साहिबा ने भी जिक्र किया कि कुछ गंदम को चूहे खा जाते हैं, कुछ गंदम वहाँ पर पड़े पड़े सड़ जाती है। आखिर उस गंदम को रिलीज़ क्यों नहीं किया जाता ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल सके। 82 रुपये 86 रुपये ये आटा 1 किलो यहाँ पर मिल रहा है, और ये वफाकी हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट ये क्रेडिट लेती है कि जी हम तो 20 किलो आटा 1100 रुपये का दे रहे हैं, आप तो 1600-1700 रुपये का दे रहे हैं। क्यों आखिर आप आवाम को महंगा आटा दे रहे हैं? बहुत पहली बात तो आटे की बात की और मेरी बहन ने कहा कि वो बिलावल हाउस के चूहे खाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। ये अपने सवालों के जवाब नहीं देते। ये सिंध में जो एक फ़िगर आई है आज काबीना के अंदर, ये बहुत पुरानी फिगर्स चलती रहती हैं। आटे की प्राइसेस इंशाल्लाह आपको अभी कंट्रोल होती हुई नज़र आएगी। और दूसरी बात, अभी आपने कहा ना कि आप लोग क्यों इन बेचारों को कहते हैं। अच्छा आजिज़ ज़ामरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो गंदम खराब हो रही है, अभी मेरी बहन आलिया, अभी मेरी बहन जो है वो ये कह रही थी कि अभी मेरी जो बहन कह रही थी कि नायली की ये बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मेरी बहन मेरे इल्ज़ाम को छोड़ दें, मैं तो अपोजिशन का हूँ, आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगी। फैसल वाडा ने क्या कहा है, मतलब इतने सीरियस इशू पे बेचारे प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है, मिनिस्टर बताते नहीं है, और वो मिनिस्टर बरजुमान होते हैं काबीना के अंदर, उस बेचारे को पता ही कोई नहीं होता। और अभी आपने एक ट्वीट की बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुशखबरी सुना दी है। मैं वसूख के साथ कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को यह भी पता नहीं होगा कि मैंने ये ट्वीट किया है, और कोई ना कोई वजीर कहेगा कि जी ये प्राइम मिनिस्टर का तो ट्वीट ही नहीं है। तो नायली, आप अपने सिफों में से आपकी आवाज़ें आती हैं, टेलीविज़न पे आती हैं, और धड़ंगे के साथ आपके वजीर जो हैं उसकी बात करती हैं। और जहाँ तक आप कहते हैं कि चूहे ना, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। एक शख्स का नाम था नदीम बाबर। नदीम बाबर वज़ीर आज़म की टीम थी, वो इलेक्टेड नहीं थे। उसने कहा कि मुझे बहरान पे काबू पाना है पेट्रोलियम के, उसको फिर हटा दिया। अच्छा, आप मामलात को ठीक करने आए थे, आपने खुद हटा दिया। अरबों रुपए का टीका लगा है इस कौम को। लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ पेट्रोलियम के हवाले से। कहाँ है नदीम बाबर? वो बनी गाला के चूहे वो कमीशन के पैसे खा गए। आप सर पेट्रोल सस्ता देना चले हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन आटा सस्ता देना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। सिंध के आवाम को यस रिस्पांसिबिलिटी है। मैं एक और बात करना, तो एक मार्केट में कीमतें, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप इनको क्यों बेल आउट क्यों करना चाहते हैं? इनको बेल आउट क्यों करना चाहते हैं? नहीं सर, हम बेल आउट नहीं करना चाह रहे सर, हम आपको हकीकत बता रहे हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। आप मुझे बात करने देंगे, मुझे बात करने देंगे। मैंने आटे का सवाल किया ना सर, आटे के ऊपर भी आए। अगर आप ये कह दें, अगर आप ये कह दें कि ये सारी नायली जो है या महंगाई जो है पाकिस्तान के एक सूबे में है, उसका नाम सिंध है, बाकी तो हार पहना है ना इनको 3 सूबे और इस्लामाबाद के हवाले से जो लोग सड़कों पे इनके लिए हार लेके फूल लेके खड़े हुए हैं, उन पे तो तालियां बजनी चाहिए। मैं बजा लेता हूं कि जी सिंध की रिस्पांसिबिलिटी हम लेते हैं, बाकी तो कौम मुतमिन है। कोयटा में भी सूरत हाल ठीक है, KP में भी ठीक है, पंजाब में भी ठीक है और इस्लामाबाद में भी ठीक है। फिर तो ऐसा होना चाहिए।
और दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं कि एक फंड, इन्होंने एक कमीशन बनाया था अपने टेन्योर में, एक कमीशन बना था, वो था चीनी का। उसने फिर अपना ही एक सेनेटर अली जफर साहब इन्होंने रखा था कि ये डिसाइड करेंगे कि कितने जिम्मेदार हैं तरीन साहब, इनसे पूछेंगे वो कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है, उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ है। और एक डैम फंड रेजिंग हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी पार्टनर थे और एक चीफ जस्टिस साहब भी थे। कहा गया कि अरबों रुपए जमा हुए। अब कौमी असेंबली में एक सवाल हुआ, कहा गया कि इसमें तो 8 लाख रुपए पड़े हैं, तो कौन से ये बनी गाला के चूहे ये फंड रेजिंग के अरबों रुपए खा गए, जरा ये तो बताएं। और जिन जिन ममालिक से आप इमदाद लेते हैं, जिन जिन ममालिक से आप भीख लेके आते हैं, पाकिस्तानी कौम को भिखारी बना दिया। असल में ये जीडीपी जिस पे ये वो शोर मचाते हैं ना कि जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, जीडीपी किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, ये जीडीपी नहीं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आखिरी बात कहना चाहता हूँ। असल में इनकी जीडीपी का मकसद क्या है? गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में इंक्रीज जो हो रही है, ये कह रहे हैं दरअसल के उसमें जो इंक्रीज हो रही है ये जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हैं, गैस, डीजल, पेट्रोल में, ये इनकी ये जीडीपी है। ठीक है जी। आली हमजा साहिबा, एक तो इसका जवाब दे दें, जो अपोजिशन आपके ऊपर मुसलसल गोलाबारी करती है, वो कहती है जी आपके ज़माने में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसके साथ साथ इस वक्त अपोजिशन महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी कर रही है, लेकिन ये अभी तक तहरीक नहीं बन सकी। तहरीक बन जाता है, बड़े पैमाने पर ये शुरू कर देते हैं, तो हुकूमत इसका जवाब कैसे दे पाएगी? महंगाई की सूरत हाल में आपको फिर कैसे इनको टैकल करेंगे आप? डैम वाले पैसे कहाँ हैं? अच्छा, डैम वाले पैसे कहाँ हैं, ये भी बता दें। फिजाई हदूद और एक सेकंड भाई, इनसे क्या अब अनइंटरप्टेड, मुझे इंटरप्ट अनइंटरप्टेड आप बोलें जी आप। बेसिकली बात सादा सी है। जिन लोगों को फिजाई हदूद और फौजी अड्डे देने पे फर्क पता ना होना और वो उस पर ट्वीट्स करते रहे, उनके बारे में तो मैं इतना कहूंगी कि पीबीएस डेटा में वो सीपीआई की बात कर रही थी या एसपीआई की बात कर रही थी, क्योंकि सीपीआई तो इस वक्त 9% है और सीपीआई को इन्फ्लेशन रेट लेते हैं। अब आजे 1 मिनट में मैं इनकी जो है ना महंगाई वाली बात पर बात कर दूं। ये हमें, आपको याद है 1 मिनट खामोशी का ताना देते थे जुम्मे के जुम्मे, अब ये जुम्मे के जुम्मे ना वही आधा घंटा धूप में होकर महंगाई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें जिसमें कोई जान नहीं है। अब इनके लिए मैं जरा बता दूं, जिनकी हुकूमत में हंगर इंडेक्स, जिनकी हुकूमत में हंगर इंडेक्स 119, देखिए जी प्लीज, मैंने अनइंटरप्टेड टाइम मांगा और प्लीज मैं आई डोंट वांट, जिनकी हुकूमत में हंगर, उनको कंप्लीट करने दें। मैं हंस रहा हूं, हंसने में तो पाबंदी नहीं है ना कोई ऐसी। आप आलिया साहिबा बोलें, आप अपनी बात कंप्लीट करें। बात है, वैसे तो ये हुकूमत रुला रही है, मैं रोता तो ये खुश होती। चलें जी, आप बात कंप्लीट करें। आज जामरा साहब जरा उनको बात कंप्लीट करने दें। जी, जिनकी हुकूमत में हंगर इंडेक्स 119 में से 106 होना, उनको रोना चाहिए था। आज हंगर इंडेक्स 92 पर है। वैसे तो मोदी साहब का हंगर इंडेक्स बढ़ गया है। पूरे शो पे हंगर इंडेक्स मैं देखें आलिया के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऐसा ना करें, उनको बात कंप्लीट करने दें अपनी। देखें आपकी बात सुनिए उन्होंने बहुत देर। जी आलिया, तो मैं ना जरा मोदी साहब का बता दूं, सिर्फ उनके दौर में बढ़ रहा है और शायद मोदी साहब इनके कुछ ज्यादा ही करीब है। जो मरियम नवाज, कभी अब्बा जी जाकर इंडियन एम्बेसडर से मिलते हैं और कभी मरियम नवाज इंडियन जो स्पॉन्सर्ड फ्लायर होता है, 3 साल पुरानी वीडियो जो है वो आज ट्वीट कर देती हैं। और आज उन लोगों को, जो लोगों ने जो है बिलोचिस्तान को पाकिस्तान के साथ रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज उन लोगों को कि वो इंसल्ट करिए जिस तरह। भाई ट्वीट आप डिलीट कर, लेकिन आप किसको खुश कर रहे हैं? इंडियन एजेंडा को आप खुश करिए। मुझे पहले बात पूरी करने दे, फिर मैं उधर आती हूँ। इसलिए कि इस पर कौम और वो लोग जो आर्म फोर्सेस वहां पर कुर्बानियां देती रही हैं, और जो बीएलए को स्पॉन्सर कौन करते हैं? इनका मोदी चचा करते हैं। आज की वो ट्वीट जो है ना, ये अवाम कभी भी नहीं भूलेगी। आप जब पूरी अवाम मुत्तहिद होती है, पूरी अवाम इकट्ठी होती है, तो ये कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करती है। अब आ जाए, ये जो बात कर रही थी ना, इनको मैं जरा बता दूं, बिजली के, एक सेकेंड, बिजली के महंगे सौदे ये करके जाए, उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स अवाम को देनी पड़े, और जब हम डैम्स बनाए जिनसे ना कोई करप्शन हो सकती है, तो उस पर ये गालियां सुनाएं। आप ये बताएं, किसी ने इनसे पूछे कि आज तक 70 सालों में ये 35 साल हुकूमत करते रहे, क्यों आईपीपीस के सौदे करते रहे? क्योंकि इनके घरों में कमीशन आते थे, इसीलिए तो इन्होंने कोई डैम बनाने की कोशिश नहीं की। एलएनजी के सौदे
13% पे कर ये गए और वो 70% ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। तो आप क्या कर रहे हो? नहीं मेरी बारी, आप क्या कर रहे हो? आप तो महंगाई और बढ़ा रहे हो। एक मिनट, मेरी बारी मेरी बात पर आप जो है ना, आप ब्रेक में चले जाते हैं। PMNN 49,762 का कर्जा लेकर 27,000 का कर्जा बनी गाला के चूहे खा गए है जो 38 देखें जी, बनी गाला के तो जो है ना लोग वो आपको काटते ही रहते हैं। मुझे तो ये पता है कि आप हर वक्त उनके पीछे पड़े रहे। देखिए मेरी एक बात सुने, मैं आप मुझे अगर बात करने देंगे तो मैं आपकी बात के ऊपर भी आ जाऊंगी। डैम के पैसे डैम की साइट के ऊपर है, प्लीज जाकर गूगल करें, आपको नजर आ जाएंगे। आपका आ गया है, मुझे ब्रेक लेनी है और फिर ब्रेक के बाद एक बहुत अहम मसला है कि NA 133 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। तो बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि NA 133 पर उनके उम्मीदवार के कागजात नामजदगी न सिर्फ उनके मुस्तरद हुए हैं बल्कि कवरिंग उम्मीदवार के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। हिना, आपने एतराज़ क्यों किया है, एक तो ये बताएं, और जमशेद इकबाल चीमा चाहते हैं कि नून लीग अपना एतराज़ वापस ले ले। आप लोगों को अगर अपनी जीत का इतना यकीन है तो अपने एतराज़ात वापस क्यों नहीं ले लेते आप लोग? देखिए, पहली तो मैं आलिया की बात को आंसर करना चाहूँगी कि लास्ट सेगमेंट है ना, प्लीज जरा मुख्तसर कर दीजिएगा, मुझे दोनों के पास जाना है फिर प्लीज। लास्ट सेगमेंट है लेकिन ये मेरी बारी है तो हाँ, नहीं, आप बात अपनी कंप्लीट करें फिर इसके ऊपर भी मुख्तसर करने के लिए। हाँ, मोदी की जीत की मुबारकबाद किसने दी थी? किसने मोदी को कंग्रेचुलेशंस कहा था? कश्मीर किसने बेचा इंडिया को? और फवाद चौधरी ने क्यों कहा कि इमरान खान अगर इंडिया में जलसा करेगा तो वो पाकिस्तान से बड़ा होएगा? तो ये तो हम बात ना करें। दूसरी बात, मरियम बीबी ने अपनी ट्वीट डिलीट की तो उस पर बहस ही नहीं बनती, और उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए डिलीट की क्योंकि कुछ नॉन एलिमेंट्स हैं, आपको भी पता है बड़े नॉन एलिमेंट्स हैं जो मरियम बीबी और हमारे बहुत से और सियासतदानों के अगेंस्ट मिसकंस्ट्रक्शन और फेक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। और उनमें से एक जो ट्विटर अकाउंट है वो वीना मलिक का वसीम बदामी ने अभी अनवेल किया है, जिसमें वीना मलिक को पता ही नहीं था कि उसका ट्विटर कौन चलाता है। तो इस तरह के बहुत से और फेक प्रोपेगेंडास जो है ना वो होती है, और ये सारे के ट्रोल्स जो है ना वो पीटीआई के। और NA 133 में जमशेद चीमा साहब जब अपने हलके में जा रहे थे ना तो लोग उनको वैसी गालियां दे रहे थे कि इतनी महंगाई हो गई है, आप लोगों ने आटे की प्राइस इतनी बढ़ा दी है, चीनी की प्राइस इतनी बढ़ा दी है, पेट्रोल 3 साल में आपने जितने गलत वादे किए थे लोगों के साथ, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, सब्ज बाग दिखाए थे, एक वादा भी पूरा किया? एहतसाब का वादा भी पूरा किया? इन्होंने चीनी चोरों को देखिए, हम इतराज करें ना करें, ये इतने नाहेल क्यों हैं कि इनके कवरिंग कैंडिडेट्स भी इनको नहीं पता था कि इनके होने ठीक है जी, ठीक है। आजिज़ ज़ामना साहब बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, उनकी बेगम जो है असेंबली में है, जमशेद चीमा साहब इतने एरोगेंट हैं, वो बैठे होते किसी शो पे तो उनको अपनी जीत पे इतना यकीन होता है, वो तो इलेक्शन से ही पता चलता है ना। आजिज़ ज़ामना साहब इस हल्के में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी मौजूद है, लेकिन पंजाब जो कभी पीपल्स पार्टी का घर था, आपका वोट बैंक सुखड़ते सुखड़ते हर हल्के में चंद सौ वोटों तक महदूद रह गया। क्या कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ है और पंजाब में पीपल्स पार्टी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है? सर जरा मुख्तसरन बता दें। जी, पंजाब में पीपल्स पार्टी रिवाइव हो गई और आइंदा इलेक्शन में इस सवाल का जवाब आपको अमली तौर पर मिलेगा। मैं मुख्तसरन एक ही सवाल रखूंगा अपनी बहन के सामने कि ये जो वाडा साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को मुआहदे का पता नहीं है, ये सही कहा था या गलत? चलें आलिया, एक तो इसके ऊपर भी कमेंट कर दें आप, वाडा साहब के ऊपर भी, और ये NA 133 में अब जमशेद इकबाल साहब भी, चीमा साहब भी, वो अब उनको नहीं लड़ने दिया जा रहा, उनकी कवरिंग उम्मीदवार को भी नहीं लड़ने दिया जा रहा। क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी?
फवाद साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, पहले तो सवाल इन लोगों से ये होना चाहिए था कि जो इंडियन स्पॉन्सर्ड वीडियोस फ्लायर्स को जब ट्वीट करते हैं तो इनको ये याद नहीं होता कि जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क का खाते हैं, जिस मुल्क को लूट कर लंदन में जायदादें बनाते हैं, उसी मुल्क के अगेंस्ट ये ट्वीट करते हैं और इंडियन लॉबी को ये बात तो हो गई ना, इसका जवाब भी दे दिया बेसिकली एक सेकंड बेसिकली बात ये है कि ये भगोड़े हैं, इनका लीडर भाग के बैठा हुआ है लंदन में और ये हर चीज से भागते हैं। इसी तरह से ये NA 133 के इलेक्शन से भी भाग गए। हमारे लीडर तो बहुत जल्द आने वाले हैं, आप अपने बैग पैक करें और जाने की तैयारी करें। लंदन जाते हैं बीमारी का बहाना बनाकर और अब यहाँ पर ये इस इलेक्शन से भी भाग गए हैं क्योंकि इन्हें पता था इनका कोई चूरन नहीं बिकने वाला, इसीलिए टेक्निकलिटीज के पीछे छुपे हैं। अच्छा, हम कैसे इलेक्शन से भाग गए हैं? सारे बाय इलेक्शंस हम जीते हैं, कैंटोनमेंट ये लोग भाग रहे हैं। पता है इनका हाल वही होना था जो इनके साथ सियालकोट में हुआ है पीपी के इलेक्शन में। फैसल वाडा ने सही कहा या गलत? जैसे जस्का में जो हाल हुआ कश्मीर में हुआ है, इनका हाल वही होना था जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। हेलो, फैसल वाडा ने सही कहा या गलत? फैसल वाडा का भी जवाब दे देना, क्योंकि आखिर में बिल्कुल वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। देखे जी, मेरी एक बात सुन ले, इनसे कहे इन लोगों के तो बयानात का मैं अब क्या कहूँ। ये अपनी बारी पर अपने 5,000 से 30,000 फैसल वाडा ने सही कहा या गलत? जवाब क्यों नहीं देते? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट क्यों नहीं देते? वर्ल्ड बैंक पर जो इन्होंने इनकी इमदाद बंद कर दी है, वर्ल्ड बैंक ने स्टंटेड ग्रोथ के ऊपर। सादा सा सवाल है, आज जाना सवाल है, आज जाना सवाल है, सादा सा सवाल है कि ये चीन, मैं ये आज जाना सवाल है कि फैसल वाडा ने अपने वजीर आजम पे इल्जाम सही लगाया है गलत? वजीर आला साहब ने चीनी के लिए जो ओमनी ग्रुप को दिया था उसका जवाब क्यों नहीं देते? 8 अरब चीनी फैसल वाडा ने वजीर आजम के लिए सही कहा या गलत? जवाब क्यों नहीं देते? 4 अरब। आपका तमाम मेहमानों का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल तक के लिए फवाद ज़ैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।